बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों। वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी इनटू टेस्ट सेक्शन। और आज दूसरे लेक्चर में हम वर्क का दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट था उस फर्स्ट पार्ट को जो है हमने कल कंप्लीट किया था, और जो फाइनल डिस्कशन हमारा हुआ था कल वाले लेक्चर के अंदर, वो हमारे पास हुआ था किस चीज़ के अंदर? वो हुआ था हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कि हम वर्क को किस तरीके के साथ टाइप्स में डिवाइड करते हैं एंगल की बुनियाद पर। चलें, लेट्स मूव टू द टॉपिक। टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। और आज हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है वर्क का, याद रखिएगा। उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं आज पहले पहले एमसीक्यू से। चलें, पहले एमसीक्यूज एक न्यूमेरिकल की फॉर्मेशन में है। कल हमने एक कुछ न्यूमेरिकल किए थे जो आपके लिए मैं समझता हूँ कि कुछ माइंड में बैठे होंगे। आज उनकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज बेहतर हो जाएगी। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है 5 kg, और वो इनिशियली किस में है? रेस्ट में। जब इनिशियली रेस्ट में होगी तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी? 0। कहता है कि उसको हमने मूव करवाया हॉरिजॉन्टली, कितने फोर्स अप्लाइड पर? 5 न्यूटन के ऊपर। यानी कि उस पर जो फोर्स अप्लाई हुआ वो 5 न्यूटन का अप्लाई हुआ। और उस बॉडी का जो मास है वो कितना है? वो मास है 5 kg। हमें कहा गया कि भाई आपने वर्क डिटरमाइन करना है कितने टाइम के बाद? 10 सेकेंड्स के बाद। यानी कि 10 सेकेंड्स के टाइम के बाद उसने जो वर्क डन किया है, आपने वर्क डन फाइंड करना है यहाँ पर। तो कल हमने इक्वेशन पढ़ी थी वर्क की, कि जो वर्क होता है वो क्या होता है? वो होता है एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपको गिवन है, आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमने ये पढ़ी है अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस ऑफ मोशन, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये रिलेशन आपको पता होगा। तो यहाँ से हम डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो वी आई है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 ए। अब एक्सेलरेशन हमें नहीं गिवन, तो एक्सेलरेशन को हम न्यूटन के सेकंड लॉ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? जो एक्सेलरेशन होती है वो बराबर होती है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो ए की जगह पर आप एफ डिवाइडेड बाय मास लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई विद द टी स्क्वायर। आपने टी स्क्वायर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यही टर्म मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह पर लिखूंगा, दैट इज 1/2। और ए की जगह पर हम लिखेंगे फोर्स अपॉन मास एंड मल्टीप्लाई विद द टी स्क्वायर। जी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। फोर्स की आप वैल्यू पुट कर दें, 5 न्यूटन आपको गिवन है, मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट के अंदर 1/2। फोर्स की जगह पर अगेन मैं 5 दे दूंगा, और उसका मास कितना है? मास भी उसका 5 है। टी स्क्वायर और टाइम कितना है हमारे पास? 10। उस 10 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब कितना आंसर बचा? 5 इंटू 1/2 एज इट इज रखें, 5 5 में खत्म हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। अब 2 का पहाड़ा 100 पर मर्तबा 50 मर्तबा जाएगा, और 50 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जवाब आ जाएगा? 250 जूल्स। यानी कि 250 जूल आपका वर्क डन यहाँ से मिल गया। तो इस तरीके के साथ एमसीक्यूज सिंपल एज इट इज वर्डिंग में नहीं आते, कभी कभार जो है वो इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट भी करना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमने ये बनाई, और इसमें ये जो एफ अपॉन एम है ये हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मैंने एक्सेलरेशन का टर्म भी आपके सामने एक्सप्लेन कर लिया। तो आई होप कि आपको ये टर्म क्लियर हुआ होगा वर्क के साथ कनेक्टेड। जी मेरे बच्चे, बैक टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। और हमसे एक सवाल पूछा गया, दैट वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज। जो वर्क डन सेंट्रीपिटल फोर्स कवर करवाएगा, जो वर्क डन जो है वो वर्क डन जो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो किसके बराबर है? वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो वर्क डन करेगा वो किसके बराबर है? वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। जी, हैव यू एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस वन कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन क्या होगा? 0 न्यूटन, दैट्स 0 जूल। सही है, करेक्ट। तो 0 जूल होता है मेरे बच्चे। वो 0 जूल क्यों होता है? क्योंकि हमने वर्क की इक्वेशन पढ़ी थी, आपको याद होगा। हमने वर्क की इक्वेशन क्या पढ़ी थी? कि जो वर्क है वो क्या होता है? वो होता है एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, और आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की एंगल बनाएंगे इन सर्कुलर मोशन। तो अगर हम सर्कुलर मोशन में इसकी एंगल बनाना चाहें तो हमारे पास फॉर्मेशन कुछ इसकी इस तरीके के साथ बनेगी, कि अगर हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ की किसी भी एंड पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हुआ। इसी तरीके के साथ ऑब्जेक्ट पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो टुवर्ड सेंटर लगेगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ सी। लेकिन ऑब्जेक्ट का किसी भी एक पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? वो टेंजेंट बनता है किसी भी, क्योंकि ये कर्व पाथ है ना, तो कर्व पाथ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट हो जाएगा। एंड लुक एट द एंगल बिटवीन देम। तो एंगल कितनी है उनके बीच में? 90 के बराबर है। एंगल कितने के बराबर है? 90 के बराबर। तो हम क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पर cos 90 रखेंगे, तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा? एफ डी।
एंड कॉस ऑफ 90, और हमने पढ़ा था कि 90 वाले वर्क डन क्या हो जाते हैं, 0, तो वर्क डन आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, चाहे मुकम्मल सर्कुलर पाथ हो चाहे हाफ सर्कुलर पाथ की बात करें, लेकिन कहीं पर भी वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेगा तो उसका वर्क डन आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस चीज को जहन में रखिएगा कि वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। जो वर्क डन है सेंट्रीपिटल फोर्स का वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। चलें, उसके बाद एक और फिगर बना लेते हैं जिसके तहत आपने आंसर्स देने हैं कुछ क्वेश्चन के, और वो हम जो है वो कल की रिपीटेशन कर रहे हैं। एक्चुअली हमें कहा गया कि भाई आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, ये हमारे पास एक कार है, और कार जो है वो सर्टेन पाथ पर जा रही है इन सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है मेरे बच्चे। उसका हमने डायरेक्शन दे दिया कि भाई उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका अप्लाइड फोर्स क्या होगा। अब ये जो कार डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो आगे की तरफ कवर कर रही है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहेंगे। उसके बाद ये जो कार है ये चल रही है रोड के ऊपर, तो इस कार का जो वेट होगा वो कहां पर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, सो दैट इज mg। और उसके बाद mg के अपोजिशन में एक रिएक्शनल फोर्स होगा सरफेस का, ग्राउंड का, वो ऊपर की तरफ लगता है जिसको हम r का नाम दे देते हैं, ठीक है। और एक अपोजिट फोर्स लगता है उसके मोशन में जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स का नाम दे देते हैं। तो हमसे पूछा गया कि भाई किसका वर्क क्या क्या हो सकता है जी। अगर हम देखें mg वाले का, तो देखें बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे कवर कर रही है और वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो व्हाट वुड बी एंगल बिटवीन देम, 90। तो आप कहेंगे mg का वर्क डन क्या होने वाला है, 90, एंगल 90 होने वाली है, तो वर्क डन 0 होने वाला है। लुक एट द आर, आर को आप एक मरतबा देख लें कि डिस्प्लेसमेंट इस साइड है लेकिन आर ऊपर की तरफ है, अगेन फिर भी कितनी एंगल बनेगी, 90 डिग्री, तो ऊपर वाले केस के अंदर भी वर्क डन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो कार है वो आगे की तरफ जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन की अपोजिशन करता है, तो एंटी पैरेलल के केस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो सिंपली फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है आपने। और उसके बाद कार पर जो इंजन का फोर्स है या जो खुद फोर्स लग रही है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो सिंपली मैं इसको अगर एफ अप्लाइड कहूं या एफ नेट कहूं या एफ रिजल्टेंट तो कोई इशू नहीं, अब वो भी फॉरवर्ड में, डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड में, तो इस केस के अंदर जो इसका वर्क होने वाला है क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो जिनके ये आंसर्स हैं वो करेक्ट हैं कि सर वर्क कहां पर 0 होने वाला है, कहां पर पॉजिटिव होने वाला है, कहां पर नेगेटिव होने वाला है। तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि वर्क डन कहां पर किस चीजों के हिसाब से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैंने कल भी एक बात कही थी और कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे थे लास्ट में, उन्होंने हमने ये बात की थी कि भाई जब भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होता, ठीक है, जब भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होता मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, याद रखिएगा कि उसका वर्क भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होगा तो वर्क 0 होगा। अगर आप दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं तो नो डाउट आपका फोर्स है लेकिन दीवार मूव नहीं कर रही, तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, और डिस्प्लेसमेंट 0 यानी कि वर्क क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इन चीजों को आप इस तरीके के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये कुछ चीजें थी जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर दी रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव टाइप। एमडीकेट का सेशन है, और सॉरी एंट्री टेस्ट का, तो एंट्री टेस्ट के रिगार्डिंग हमने इन चीजों को डिस्कस करना होता है। चले मेरे बच्चे, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, और हमने वर्क को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, सॉरी 3 हिस्सों में, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो इसी तरीके के साथ अभी हम टाइप ऑफ वर्क पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ वर्क। तो एक हमने वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, लेकिन अब हम किसकी बुनियाद में पढ़ने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यानी कि हम ये देखते हैं कि भाई जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कहां पर कांस्टेंट है, कहां पर वेरिएबल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम टाइप्स ऑफ वर्क जो पढ़ते हैं वो दो पढ़ते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास क्या है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, यानी कि बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगता जाए, बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगता जाए, और कांस्टेंट फोर्स के बदौलत क्या होते जाए, बॉडी के ऊपर वर्क डन होता जाए। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जो है ना वो पहला टाइप है, ठीक है मेरे बच्चे। अब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का क्या मतलब है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में। इसमें हमें कहा गया है कि भाई जब किसी भी बॉडी पर एक कांस्टेंट फोर्स, लगातार फोर्स लगता रहे, जो ना कम हो ना ज्यादा हो, तो बदले में उस किस्म के वर्क को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कहेंगे। इसकी इक्वेशन जो हमने पीछे पढ़ी थी कौन सी होती है, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। याद रखिएगा कि बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगता जाए वो क्या लगता जाए, कांस्टेंट लगता जाए। तो इसके किस्म से हम इनको वर्क के हिसाब से रिलेट कर सकते हैं। आप इनको ग्राफिकल एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे, जैसे अभी अगर मैं आपको कहूं कि भाई बॉडी के ऊपर कोई ना कोई एक फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ, और डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है डी, तो मैंने क्या कहा कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये है कि फोर्स की वैल्यू चेंज ना हो, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक फोर्स की वैल्यू है जो चेंज नहीं होगी, तो एक सीधी सी लाइन आपको नजर आ जाएगी,
तो अब आपको ये जो एरिया नजर आ रहा है ना नीचे वाला, किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ये एरिया किसको शो करेगा, ये एरिया शो करेगा वर्क डन को। लेकिन ये कौन सा वर्क डन है, ये हमारे पास वो वर्क डन है जो किसकी वजह से हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स की वजह से हो रहा है। तो यहाँ से एक और एमसीक्यूज भी क्लियर होता है जो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, जो एरिया अंडर होता है किसके ग्राफ, एफ डी ग्राफ के अंदर, एरिया अंडर एफ डी ग्राफ शोज। तो जो एरिया अंडर एफ डी ग्राफ होता है वो किसको शो करता है, तो वो वर्क डन को शो करता है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, जो स्केलर क्वांटिटी होती है हमारे पास। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो एरिया होगा ना वो किसको इंडिकेट करेगा, वर्क डन को इंडिकेट करेगा। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये है। तो आई एम होपिंग कि आपको ये चीज यहाँ पर थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी जी। उसके बाद मुझे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कुछ यूं है, अगर मैं आपको कहूं कि भाई यहाँ पर एक ग्राफ है जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर था, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल था डिस्प्लेसमेंट से, अगर ऐसी लाइन परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए आपसे तो आप वर्क क्या कहेंगे इसका जी। हैव यू एनी आइडिया रिगार्डिंग, जी करेक्ट, वर्क डन जीरो होगा इसका। क्यों, क्योंकि देखें डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। हाँ फोर्स की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं हो रहा, तो बदले में मैं क्या कहूंगा कि भाई यहाँ पर जो वर्क की वैल्यू है वो क्या है, जीरो है। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ग्राफिकली मैं समझता हूँ समझ आ गया। और इसको हम किस तरीके के साथ अंडरस्टैंड करते हैं, वही सेम फार्मूला है, एफ डी कॉस थीटा के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। बैक टू वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, हम देखते हैं कि भाई वेरिएबल फोर्स का वर्क डन क्या होता है, दैट इज अ सेकंड टाइप, ये इसका सेकंड टाइप है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। यानी कि वेरिएबल फोर्स से हम देखेंगे कि वर्क डन हमारे पास क्या हो जाता है। भाई पीछे चैप्टर्स के अंदर आप पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की निस्बत, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होती है जो डिस्टेंस के साथ क्या हो, चेंज हो, वो कांस्टेंट नहीं रहती। तो अगर कांस्टेंट नहीं रहती, डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होती है, तो मैं उसको मैं क्या कहूंगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो आप कहेंगे कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क डन करेगा ना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क डन करेगा ना वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है, नॉट वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है। इट इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन करेगा वो वेरिएबल फोर्स है, क्यों, क्योंकि फोर्स की वैल्यू चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। और डिस्टेंस का रिलेशन ये होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के साथ। जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर की तरफ चलते जाएंगे तो बदले में क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इस कंपैरिजन में भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर में आपको कहूं कि भाई कोई भी एक रॉकेट है, ठीक है, कोई भी एक रॉकेट है जो क्या कर रहा है, जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये एक रॉकेट है जो कहाँ की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब ये जो रॉकेट ऊपर की तरफ जाने में ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली जो डी की वैल्यू है डिस्टेंस की, यानी कि आर की वैल्यू वो बढ़ती जाएगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएबल फोर्स वाला काम करेगी यहाँ पर। तो मैं कहूंगा कि भाई ये जो रॉकेट वर्क डन करेगा ना, ये जो रॉकेट वर्क डन करेगा ये कांस्टेंट फोर्स पर नहीं करेगा, ये किस पर करने वाला है, वेरिएबल फोर्स के ऊपर करने वाला है। तो इस चीज को भी हमने ध्यान में रखना है। उसके बाद अच्छा इसका एक मिसाल तो ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। दूसरा हम बात कर लेते हैं किसकी, दूसरा हम बात कर लेते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क डन करेगा वो भी वेरिएबल फोर्स है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल के बीच में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस ये है कि वो मासेस के बीच में होता है और ये चार्जेस के बीच में है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कॉन्सेप्ट वही है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। तो अगर डिस्टेंस बढ़ता जाए तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कम होता जाएगा, अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो तो इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके सराउंडिंग स्पेस में एक फील्ड बनी है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे देते हैं। तो अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो भी आपको पता है, और अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज के करीब लेके आएंगे इस पॉजिटिव को तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो भी आपको पता है। और वो चेंज होगी थ्रू द चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि चार्जेस के बीच में अगर हम डिस्टेंस को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो भी क्या होगी, चेंज होगी इस तरीके के साथ। तो इनको भी हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में काउंट कर सकते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का एक और रिलेशन है जिसको हम कहते हैं वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स। हम क्या कहते हैं उसको, वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स। भाई ये जो इलास्टिक फोर्स है ना, वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स, तो वो भी हमारे पास वेरिएबल फोर्स में हम लेके आ सकते हैं, वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स। जी वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स की इक्वेशन आपको पता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हम क्या पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हम पढ़ते हैं कि भाई जो एफ है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एक्स के साथ। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ती जाए तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, अगर डिस्प्लेसमेंट कम हो तो फोर्स की वैल्यू भी कम होगी, जो हम ज्यादातर स्प्रिंग के केस में इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक स्ट्रैंड है और यहाँ पर हमारे पास एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के साथ हमने मास अटैच कर दिया। अब जितना मैं इस मास के ऊपर फोर्स लगाऊंगा उतनी उसके अंदर क्या पैदा होगी, बिगाड़ पैदा होगी, माने डिस्प्लेसमेंट पैदा होगी। तो बदले में कह सकता हूँ कि जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी किसकी काउंटिंग में आता है, वो भी वेरिएबल फोर्स की काउंटिंग में आता है। क्योंकि स्ट्रेच करने से जितना जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा तो रिक्वायर्ड फोर्स की वैल्यू भी उतनी बढ़ती जाएगी। तो इसको भी हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स काउंट कर सकते हैं। अब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का हमने पीछे ग्राफ देखा था, तो इसी तरीके के साथ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का भी एक ग्राफ होता है मेरे बच्चे। और वो ग्राफ क्या इंडिकेट करता है कि फोर्स की वैल्यू सेम नहीं है, फोर्स की वैल्यू चेंज है। तो मैं यहाँ पर वो फोर्स को डिफरेंट टर्म्स में आके इस तरीके के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो मैं इसके एरिया को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, देखें वही सेम कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर जो एरिया होगा वो वर्क को इंडिकेट ही करेगा। यानी कि यहाँ पर मैं लिख लूं कि जो एरिया होगा यहाँ पर वो किसको इंडिकेट करेगा, वो वर्क को इंडिकेट करेगा। हमें क्या बताया गया कि आप इस एरिया को कैसे डिस्कस कर सकते हैं, जब आप इसके छोटे छोटे ऐसे क्या कर देंगे, स्पेचेस कर देंगे। यानी पूरे एरिया को हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देंगे। तो मैं वर्क डन को कैसे लिख सकता हूँ कि भाई ये जो छोटे से हिस्से हैं उनका आखिर में सम लेना है। तो समेशन ऑफ आई जो कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है और कहां पर जाके खत्म होगा, n तक खत्म होगा। और यहाँ पर मैं लिखूंगा कि जब भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा के हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हैं हम। यानी कि अगर मैं एरिया को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दूं, अगर मैं पूरे एरिया को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो हर एक हिस्से के अंदर, हर एक हिस्से के अंदर जो फोर्स की वैल्यू है वो तकरीबन क्या रहेगी, वो तकरीबन कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द स्मॉल पेचेस, हम स्मॉल पेचेस के साथ डिवाइड कर लेते हैं इनको। तो फॉर दैट रीजन मैंने इक्वेशन वही पुट की है, एफ टी कॉस्टा कांस्टेंट फोर्स वाली। लेकिन मैं इसको कांस्टेंट फोर्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने इसको स्मॉल पेचेस में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो हर एक छोटे से हिस्से के अंदर जो रिक्वायर्ड फोर्स की वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। तो आई एम होपिंग कि आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिल गया किसके करिस्पॉन्डिंग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो एक था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, एक था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और ये हम डिवाइड करते हैं किसकी बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जो पहले हमने पढ़ा था वो पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल की बुनियाद पर हम पढ़ते थे। तो मैं समझता हूं कि ये रिक्वायर्ड टर्म्स आपके लिए क्लियर हुए होंगे, इन करेस्पॉन्डिंग को हम इस तरीके के साथ यूज कर सकते हैं। एंड आई होप दैट दिस वन इज क्लियर फॉर यू। चलें, उसके बाद एक छोटी सी और छोटा सा और कॉन्सेप्ट है इसी इसी पार्ट के अंदर जो मैंने आज भी कंप्लीट कर देना है, और वे हमारे पास है कंजर्वेटिव फील्ड एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक समझाऊं तो यहाँ पर लिखा पड़ा है कि भाई एक हमारे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा हमारे पास क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक होगा कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा हमारे पास होगा नॉन कंजर्वेटिव। बहरहाल कंजर्वेटिव के फोर्स के ऊपर आते हैं, उसके बाद हम नॉन कंजर्वेटिव के ऊपर जाएंगे। अच्छा कंजर्वेटिव फोर्स और फील्ड का मतलब तकरीबन सेम ही होता है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जो फोर्स लगता है उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, अब जैसे यहाँ पर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूंगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड को आप कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे, और उसके अंदर जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। खैर, कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड में मेरे बच्चे जो वर्क डन होता है किसी भी बॉडी का, जो वर्क डन होता है ना किसी भी बॉडी का वर्क डन, वो वर्क डन क्या होता है, वो वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है। वर्क डन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। किसके इंडिपेंडेंट होता है, किस पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। यानी कि हम जो भी पाथ लेते हैं उसके उसके अलोंग वर्क डन क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। जैसे मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूंगा अगर, ठीक है मेरे बच्चे, तो ये मेरे पास ग्राउंड है, यानी कि मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा वी आर डीलिंग विथ ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने कहा कि भाई आप क्या करें, आप कोई भी दो सर्टेन पॉइंट्स बना दें यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने बॉडी को जो है ना वो इसके अंदर वर्क डन करवाना है। मैं बॉडी को ग्राउंड से लेकर कहां पर जा रहा हूँ, एट पॉइंट ए, या पॉइंट ए से लेकर मैं ग्राउंड की तरफ लेके आ रहा हूँ, तो एक ही बात है, वर्क डन उसके अंदर ही होने वाला है। तो हमने कहा कि भाई पॉइंट ए और ग्राउंड को ट्रेवल करने के लिए 3 डिफरेंट पाथ है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये 3 डिफरेंट पाथ हैं, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। याद रखिएगा ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ये हमारे पास कौन सी होती है, कंजर्वेटिव फील्ड होती है। जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो कौन सी फील्ड है मेरे बच्चे, कंजर्वेटिव फील्ड। ये कंजर्वेटिव फील्ड है, कौन सी, ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है तो तीनों पाथ के अंदर जो वर्क डन होगा वो पाथ के तो इंडिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब है कि जो वर्क डन पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ पाथ 2 इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ पाथ 3। यानी कि ये उस पाथ पर, उस रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है
इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। अगर सबकी इनिशियल और फाइनल सेम है तो मैं क्या कहूंगा कि सबका वर्क भी क्या है, सेम है। देखिए पाथ 1 2 3 कहां से आए थे, ए से, और कहां पर जाके गिरे हैं, ग्राउंड के ऊपर। तो तीनों के लिए इनिशियल भी सही है और फाइनल भी सेम ही है, तो मैं कहूंगा कि तीनों का पाथ सेम है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि सर इस चीज के अंदर जो हमारे पास वर्क डन है वो किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मेरे बच्चे, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, कि पहले वाली स्टेट कौन सी है बॉडी की और बाद वाली स्टेट कौन सी है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो आई एम होपिंग कि ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। इन द सेम केस इसके अंदर एक और डेफिनेशन भी है। वो डेफिनेशन ये है कि भाई जो क्लोज्ड पाथ का वर्क डन होता है ना वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वर्क डन ऑफ अ क्लोज्ड पाथ, किसी बंद पाथ का वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ। जब क्लोज्ड पाथ की हम बात करते हैं तो क्लोज्ड पाथ के अंदर जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। जो वर्क डन होगा क्लोज्ड पाथ का मेरे बच्चे वो क्या होगा, जीरो होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आगे चलकर इसके ऊपर हम एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है, अब इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे अभी हमने बात की ग्रेविटेशनल फोर्स की, अभी हमने किसकी बात की, ग्रेविटेशनल फोर्स की, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको कौन सा एग्जांपल बताया, मैंने आपको एग्जांपल बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, यानी कि चार्ज वाला। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे। इन द सेम केस हमारे पास यहाँ पर एक और फोर्स होगा जिसको हमने डिस्कस किया था, इलास्टिक फोर्स। तो ये तीनों हमारे पास किसके अंदर होने वाले हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर होने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज आपके लिए यहाँ पर क्या हुई, क्लियर हुई कि कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड क्या है। कंजर्वेटिव फील्ड फील्ड का नाम है, उस हिस्से का नाम है जिसके अंदर कंजर्वेटिव फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। याद रखिएगा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है और क्लोज्ड पाथ का वर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर इसी के अंदर ये एमसीक्यूज हम बना देते हैं। वो एमसीक्यूज कुछ यूं है, तो हमें कहा गया कि एक बॉडी है जो टोटल सर्कुलर पाथ कवर कर रही है विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, और उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया एट दिस पॉइंट वो कवर किया 50 मीटर का। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है और ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू है। आपसे पूछा गया है कि भाई इसका वर्क किसके बराबर होगा, क्लोज्ड पाथ है और ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर हम बात करें तो क्लोज्ड पाथ में जो मेरे बच्चे वर्क डन होता है वो क्या हो जाता है, जीरो। तो इसका वर्क डन क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। ये पाथ टेकन पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो आई एम होपिंग कि आपको ये चीज यहाँ पर क्या हो गई, क्लियर हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और फोर्स की, दैट इज नेम्ड एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं कहूंगा कि भाई यहाँ पर हम वर्क डन पढ़ रहे हैं लेकिन अब कंजर्वेटिव फोर्स की नहीं, किसकी, इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि हम बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की, कि इसके अंदर ये सारी चीजें क्या होने वाली हैं, वर्क डन इन अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जी मेरे बच्चे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में सारी चीजें उलट हो जाएंगी। कैसे उलट हो जाएंगी, कि यहाँ पर जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा। वर्क डन डिपेंड्स, और ये किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन। ये पाथ टेकन पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन पाथ टेकन। जो पाथ लेंगे उसके अलोंग वर्क डन कुछ और होगा। तो अगर हम कोई और पाथ लेंगे तो वर्क डन वहां पर भी क्या होगा, कुछ और होगा। उसके बाद इसका जो वर्क डन होता है क्लोज्ड पाथ के अंदर, क्या वो जीरो होने वाला है, अब शाबाश, नहीं होने वाला। वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ, भाई अगर आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर आपके पास एक क्लोज्ड पाथ बन रहा है, तो वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ क्या होगा, इज नॉन जीरो। यानी कि वो जीरो के बराबर नहीं होगा। हमने कंजर्वेटिव के अंदर पढ़ा था कि वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है। चले अब हम मिसाल कर लेते हैं कि सर नॉन कंजर्वेटिव कौन कौन सी मिसालें हो सकती हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स पर हम बात करें। सवाल मेरा बच्चे आपसे ये है कि अगर मैं कहूं कि गाड़ी को जो है वो रोड के थ्रू पास करना है, रोड के थ्रू मूव करना है, और इसी तरीके के साथ उसी सेम गाड़ी को जो है वो रेत के ऊपर भी मूव करना है, तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू सेम होगी? ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। सही है, करेक्ट है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज होने वाला है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट नहीं रहा ना हमारे पास। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या, अच्छा कांस्टेंट मतलब पाथ के अलोंग, तो क्या वो पाथ पर डिपेंडेंट है कि पाथ पर इंडिपेंडेंट है? तो ऑब्वियसली वो पाथ पर डिपेंडेंट है। पहला पाथ अगर हमने लिया वो लिया था रोड का, दूसरा हमने रेत का लिया, ठीक है, मट्टी का लिया, तो ऑब्वियसली वहां पर जो है वो डिपेंड करता है पाथ पर। पाथ जैसा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी उसके साथ क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। उसके बाद हमारे पास जैसे ड्रैग फोर्स है, जैसे हमारे पास क्या है मेरे बच्चे, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हमारे पास रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, रॉकेट ऊपर की तरफ भी आए और रॉकेट जो है वो नीचे की तरफ भी आए,
तो आपका अंदाजा क्या कहेगा कि ऊपर जाने में ज्यादा फोर्स लगेगा कि नीचे आने में? ऑब्वियसली ऊपर जाने में, करेक्ट। क्यों? रीजन इसका क्या है? इसका रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि सर वो अपनी फील्ड से दूर जा रहा है। तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर कुछ अलग फोर्स है, यहाँ पर कुछ अलग फोर्स है, यानी कि फोर्स जो है वो पाथ पर डिपेंडेंट है। अगर हम पाथ को चेंज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ड्रैग फोर्स हो गया। उसके बाद अभी मैंने रॉकेट की बात की, तो रॉकेट प्रोपल्शन जो है वो भी इस चीज के अंदर आने वाला है, रॉकेट प्रोपल्शन। तो रॉकेट प्रोपल्शन को भी हम इस चीज के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीजें अरेंज हो सकती हैं इन कॉन्सेप्ट के हिसाब से। उसके बाद नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एक और जबरदस्त मिसाल है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं टेंशन। यानी कि इसका जो फोर्स होगा ना वो भी क्या हो जाएगा? वो भी नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। यानी कि ये भी किस पर डिपेंड करता है? पाथ पर डिपेंड करता है। अगर रस्सी चेंज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो टेंशन की वैल्यू है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग के अंदर। तो वो क्या मिलेगी आपको? डिफरेंट मिलेगी। वो आपको क्या मिलेगी? डिफरेंट मिलेगी इन चीजों के अंदर। तो एक ही रस्सी के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स होंगे जिनमें आपको टेंशन का डायरेक्शन क्या मिलने वाला है? डिफरेंट मिलने वाला है। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आई एम होपिंग कि ये चीजें क्लियर हुई। अब एक सवाल के ऊपर मूव कर सकते हैं जो बच्चे ने ऊपर पूछा। वो सवाल मेरे बच्चे कुछ यूं था, बच्चे ने हमसे पूछा कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड का वर्कडन है, मैग्नेटिक फील्ड का वर्कडन है वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का। जी मेरे बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्कडन होता है ना वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है जीरो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इट एक्ट्स परपेंडिकुलरली। ये कैसे एक्ट करता है मेरे बच्चे? परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। तो फॉर देट रीजन हम क्या कहते हैं कि भाई ये एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ये चार्ज को सिर्फ डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, और इसका वर्कडन क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी चार्ज पार्टिकल पर कैसे लगता है? किसी भी चार्ज पार्टिकल पर परपेंडिकुलर लगता है। तो ये था सेकंड पोर्शन रिगार्डिंग द वर्क डन। एंड आई एम होपिंग कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो आज तक यहाँ तक ही, आज का यहाँ तक ही फाइनलाइज होता है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास एनर्जी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड अल्लाह हाफिज।